नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि यदि हमारा द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर कितना बल लगेगा, कितना बलाघूर्ण लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक की आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल का मान। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम में हमने ये सारी की सारी पैरेलल लाइन बनाई है। पैरेलल लाइन है, इसका मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र यहाँ पर स्थित है, क्योंकि देखो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, सेम है। तो ध्यान रखना है, यदि ऐसा होता है तो ये जो विद्युत क्षेत्र है वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब देखिए इसमें हमने एक ए बी लाइन ली है जहाँ पर हमने द्विध्रुव को रखा है। बिंदु ए पर हमारा प्लस क्यू चार्ज है और बिंदु बी पर हमारा माइनस क्यू चार्ज है। द्विध्रुव है तो इनके मध्य की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, 2a। ठीक, तो ये द्विध्रुव तो हमारा इस तरह से स्थित है। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। ठीक, अब देखो ये जब प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर स्थित है तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरह से लिखते हैं, E=F अपॉन Q0, F वेक्टर अपॉन Q0। तो यहाँ पे हमारा प्लस क्यू है तो मैंने प्लस क्यू लिख लिया। ठीक, तो बल कितना आएगा इस पे, F वेक्टर बराबर प्लस क्यू ई वेक्टर। ठीक, सेम टू सेम अगर माइनस क्यू चार्ज के लिए लिखा जाए तो F वेक्टर माइनस क्यू चार्ज के लिए कितना आएगा, समझ में आ गया। अब देखो F वेक्टर और E वेक्टर, प्लस का साइन है, इसका मतलब F की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो हमने यहाँ पे बनाया है कि प्लस Q पे जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, E की डायरेक्शन में लग रहा है। F वेक्टर इक्वल्स टू प्लस क्यू ई वेक्टर। समझ में आ गया, इसको यहाँ हम लिख देते हैं प्लस Q। सेकंड देखो यहाँ माइनस Q है, माइनस Q के कारण फोर्स कितना लगेगा, माइनस क्यू ई। ठीक, लेकिन यहाँ देखिए दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, आगे किसका साइन है, नेगेटिव साइन है, इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमने बल को किस डायरेक्शन में बना लिया, इस डायरेक्शन में। तो F वेक्टर माइनस क्यू इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, माइनस क्यू ई वेक्टर। ठीक, अब देखो अगर हम टोटल फोर्स की बात करें तो यहाँ पर कुल बल कितना लगेगा, कुल बल हमारा होगा F प्लस क्यू के कारण लगने वाला फोर्स, और इसमें किसको ऐड कर देंगे, माइनस क्यू के कारण लगने वाले फोर्स को। वैल्यू लिख लेते हैं, प्लस के कारण कितना आया है, प्लस क्यू ई, और इसके कारण कितना आया है, माइनस क्यू ई। ऐड करेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्या आएगा, शून्य। इसका मतलब नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, शून्य। यानी कि यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में हमारा द्विध्रुव स्थित है तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा। इसका मतलब ये वाला जो चार्ज है वो इस वाले चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ना ही ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर कोई फोर्स लगाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखो इसके कारण फोर्स कितना लग रहा है, प्लस क्यू ई, इसके कारण फोर्स कितना लग रहा है, माइनस क्यू ई। यानी कि जितने फोर्स से ये इस वाले चार्ज को खींच रहा है उतने ही फोर्स से ये वाला चार्ज इसको खींच रहा है। जब दोनों बराबर फोर्स से एक दूसरे को खींचेंगे तो ये जो द्विध्रुव है वो क्या रहेगा हमारा, स्टेबल रहेगा, यहीं पे रहेगा, ना हिलेगा ना डुलेगा। तो ये तो हमारी हो गई फोर्स की बात कि टोटल फोर्स तो क्या आ गया, 0। अब फोर्स के बाद देखते हैं कि टॉर्क भी लगता है या नहीं, मतलब बलाघूर्ण लगेगा या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम बिंदु ए से परपेंडिकुलर डालते हैं बिंदु सी तक। ठीक है, तो ये हमारा ए सी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि हमारा देखो ये वाला जो फोर्स है F, इसकी जो क्रिया रेखा है वो कौन सी है, ये वाली है। ठीक, और इस वाले फोर्स की क्रिया रेखा क्या है, ये वाली है। इन दोनों के बीच लंबवत डिस्टेंस कितनी आएगी, ये आएगी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इन दोनों फोर्स के बीच में लंबवत डिस्टेंस, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस होगी इन दोनों फोर्स के बीच में। इसको मान लेते हैं हम क्या है, ये D है। ठीक,
हमारा जो द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र के साथ कितने एंगल पर है, थीटा, तो ये थीटा होगा, तो ये भी हमारा क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं बल आघूर्ण कितना आएगा। ठीक, तो देखिए बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण होता है किसी एक आवेश पर लगने वाला बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी, यानी कि उनकी जो क्रियाकारी रेखा है उनके मध्य लंबवत दूरी कितनी है। तो किसी भी एक आवेश पर लगने वाला बल लिख सकते हैं हम, तो बल कितना लग रहा है, परिमाण लिखना है QE, कितना लग रहा है बल, QE। ठीक, मल्टीप्लाई बलों के मध्य लंबवत दूरी कितनी है, ये वाली है, A से लेकर C तक, तो लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, AC। अब देखिए AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस वाले डायग्राम से हम ले रहे हैं ट्राइंगल ABC में हमको AC की वैल्यू निकालनी है। BA हमको गिवन है, कितना है, 2A, तो ये हमारा क्या है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर और कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास, AC, कर्ण कितना है हमारा, AB। ठीक, AC की वैल्यू कितनी है, D, AB की वैल्यू कितनी है, 2A। ठीक है, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, AC इक्वल्स टू 2A साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से AC की वैल्यू आ गई 2A साइन थीटा, यहाँ रख लेते हैं। तो वैल्यू रखते हैं, देखो समीकरण 1 में मान रखने पर। ठीक है, तो देखो मान रखते हैं QE, ऐसे कैसे ही AC की जगह रख देंगे हम 2A साइन थीटा। ठीक, अब देखिए E को रख लेते हैं अलग से और 2QA को रख लेते हैं साथ में, और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, 2QA क्या बन गया, P, पढ़ा है हमने, तो ये हो गया E और ये बन गया हमारा स्मॉल p और ये साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से टॉ बराबर आ गया हमारे पास PE साइन थीटा। मैनेज करके लिख लेते हैं PE साइन थीटा, ये इसका आ गया फॉर्मूला निकल के। अब देखिए P हमारा सदिश राशि है, E हमारी सदिश राशि है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, साइन थीटा। इसका मतलब दोनों सदिश राशियों के बीच यदि कोई एंगल बन रहा है तो आपने पढ़ा होगा कि दो सदिश राशियों का दो तरह से गुणा किया जाता है, सदिश गुणन और अदिश गुणन। तो ये सदिश गुणनफल है, यानी कि अगर साइन थीटा को मैं हटाना चाहूँ तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, टॉ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, क्योंकि P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर का मतलब है PE साइन थीटा। P वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, माइनस से प्लस की ओर, यानी कि ऊपर की तरफ। ठीक, अब देखो अगर मैं इसको डायग्राम से बनाऊं तो ये हमारी मान लो किसकी डायरेक्शन है, E की, ये हमारी मान लेते हैं किसकी डायरेक्शन है, P की। तो इन दोनों के जो लंबवत तल होगा उसमें हमारी किसकी डायरेक्शन आएगी, टॉ की डायरेक्शन आएगी। ठीक, यानी कि जैसे ये XY तल में है तो जो हमारा टॉ बनेगा वो हमारा किस में आएगा, YZ प्लेन में आएगा। तो ये हमारा आ गया किसी भी द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। बल तो कितना आएगा 0, लेकिन बल आघूर्ण कितना आएगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, अब देखिए इसका मात्रक क्या बनेगा, टॉ का P वेक्टर हमने पढ़ा है, मात्रक क्या था इसका, कूलाम इंटू मीटर। E क्या है हमारा, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मात्रक हमने पढ़ा है न्यूटन प्रति कूलाम। तो मात्रक लिखते हैं, इसका मात्रक लिखना है हमने कूलाम इंटू मीटर, इसका मात्रक लिखना है हमने न्यूटन प्रति कूलाम, कूलाम से कूलाम कैंसिल, तो मात्रक बन गया न्यूटन मीटर। तो ध्यान रखना है मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर। अब इसका विमीय सूत्र देखिए, विमीय सूत्र, न्यूटन क्या है, बल, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, m1L1T-2। मीटर का क्या होता है L1, तो एक L1 और इंक्लूड हो जाएगा, तो विमीय सूत्र आएगा m1L2T-2। तो देखो विमीय सूत्र
और मात्रक को देखने से पता चल रहा है कि ये किसके समान है, कार्य के समान है। इसका मतलब बल का मान 0 होने पर भी दोनों बलों की क्रिया रेखा के मध्य जो लंबवत दूरी है निकाली है हमने, तो दोनों की जो क्रिया रेखा है बलों की, वो क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण क्या होगा, ये दोनों बल इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेंगे। यानी कि जैसे इस तरह से मान लेते हैं ये कोई लकड़ी है और एक व्यक्ति इधर खींच रहा है इसको और एक व्यक्ति इधर खींच रहा है, तो क्या होगा, टोटल फोर्स तो 0 आएगा, लेकिन ये क्या करेगी, धीरे धीरे ये लकड़ी यूं घूमने का प्रयास करेगी ना भाई। यदि दो व्यक्ति यूं खींचेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, तो लकड़ी क्या होगी, इस तरह से घूमने का प्रयास करेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो द्विध्रुव है उस पर क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा, और जो ये बलाघूर्ण है ये क्या है, एक प्रकार का कार्य है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अगर एक समान क्षेत्र में हमारा विद्युत द्विध्रुव स्थित है तो उस पर बल का मान तो 0 होता है, लेकिन उस पर आघूर्ण कार्य करता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से कार्य कह सकते हैं। और जो हमारा क्या निकल के आया है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, मात्रक निकल के आया है न्यूटन मीटर, और विमीय सूत्र निकल के आया है m1L2T-2। अब हम देखते हैं कि थीटा की वैल्यू पर किस तरह से निर्भर है। भाई जो बलाघूर्ण है वो थीटा पर किस तरह से निर्भर है, थीटा का मान क्या हो कि बलाघूर्ण अधिकतम लगे, थीटा का मान क्या हो कि बलाघूर्ण न्यूनतम लगे। तो ये देखते हैं हम। तो देखिए पहली कंडीशन हम लेके चल रहे हैं थीटा की वैल्यू को 0 डिग्री। ठीक, थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होगी तो साइन 0 का मान कितना आएगा, 0। ठीक है, साइन 0 का मान 0 आएगा, इस समीकरण में रखेंगे तो टो वेक्टर थीटा बराबर 0 पर कितना हो गया, PE0 यानी कि 0। इसका मतलब थीटा का मान 0 है, यानी कि P भी इसी डायरेक्शन में है और E भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों हमारे इसी डायरेक्शन में है। यानी कि हमारा जो चार्ज है वो किस तरह से रखा हुआ है, यहाँ हमारा -q है और यहाँ हमारा +q है। ठीक है, तो माइनस से प्लस की तरफ तो P की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, और हमारी E की डायरेक्शन भी इसी में है, तो जो हमारा द्विध्रुव होगा उस पर हमारे बलाघूर्ण का मान क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि ये जो द्विध्रुव है ये ऐसे कैसे रहेगा, ये किधर भी घूमने का प्रयास नहीं करेगा, इसलिए इसको कहते हैं स्थायी साम्यावस्था। क्या कहते हैं इसको, स्थायी साम्यावस्था। तो स्थायी साम्यावस्था द्विध्रुव की कौन सी कंडीशन पर प्राप्त हो रही है हमको, थीटा बराबर 0 डिग्री पर। ठीक है, सेकंड देखिए, थीटा को कितना कर लेते हैं, 90 डिग्री। थीटा 90 करोगे तो साइन 90 हो गया, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 रखो इसमें, तो टो थीटा इक्वस टू 90, ये हो जाएगा PE × 1, तो कितना आ गया PE, और PE क्या है इसका मैक्सिमम मान, यानी कि टो मैक्सिमम हो गया हमारे पास PE। यानी कि यदि द्विध्रुव हमारा इस तरह से है कि P और E की वैल्यू क्या है, एक दूसरे के लंबवत, यानी कि इस तरह से मान लेते हैं, ये तो हमारा E वेक्टर है, ये तो हमने पहले से डिसाइड कर रखा है। अब द्विध्रुव हमारा इसके परपेंडिकुलर रखा है इस तरह से, यानी कि इस डायरेक्शन में हमारी P की डायरेक्शन है। इसका मतलब -q चार्ज तो हमारा यहाँ है और +q चार्ज हमारा यहाँ है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन किधर होगी, -q से +q की तरफ। तो अब देखना P और E के बीच कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री। तो जब P और E के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो जो ये वाली जो अवस्था होगी इसमें जो टो का मान है वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा, यानी अधिकतम होगा। तो ये जो क्या करेगा, द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेगा, क्योंकि इस पर अधिकतम कार्य किया जा रहा है। देखो नेक्स्ट है हमारा थीटा इक्वस टू 180 डिग्री पर। तो थीटा इक्वस टू 180 डिग्री पर क्या होगा, साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, तो टो थीटा बराबर 180 कितना जाएगा, 0। एक 0 हमारा थीटा बराबर 0 पर भी मिला है। ठीक है, लेकिन इसमें डायग्राम उल्टा है, उसमें हमने P और E एक ही डायरेक्शन बनाए थे, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे। तो P और E के बीच एंगल कितना बन गया, 180, बलाघूर्ण कितना लगेगा, 0। लेकिन चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसको घुमाने
इसलिए यहाँ पर जो बल आघूर्ण है वो क्या करेगा, इसको वापस घुमाकर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा। इसलिए ये जो अवस्था है ये हमारी कहलाती है अस्थायी साम्यावस्था। क्या कहलाती है हमारी ये? अस्थायी साम्यावस्था। ठीक है, तो ध्यान रखना है 3 कंडीशन है। पहली है थीटा बराबर 0, उस पर हमारा P और E एक ही डायरेक्शन में होगा और वो कहलाएगी हमारी स्थायी साम्यावस्था। द्विध्रुव उस अवस्था में रहना पसंद करेगा। सेकंड हमने लिखी है थीटा बराबर 90। थीटा बराबर 90 पर P और E के बीच एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो का मान कितना आएगा? मैक्सिमम आएगा, PE के इक्वल आएगा। तो उस पर मैक्सिमम लग रहा है तो वो घूमेगा वापस से। थर्ड है हमारी थीटा बराबर 180 डिग्री। 180 में क्या होगा? दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री का बनेगा, लेकिन टो की वैल्यू क्या आएगी? 0। और ये हमारी कहलाती है अस्थायी साम्यावस्था। तो इस तरह से ये 3 कंडीशन है द्विध्रुव के लिए आपको ध्यान रखनी है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कोई बल कार्य नहीं करता, बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसकी वजह से हमारा जो द्विध्रुव है वो क्या करता है? घूमता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।